कि वो है सशस्त्र विद्रोह। जब देश में दंगे फसाद इस लेवल पे हो कि लोग हथियार लेकर निकलने लग जाए, तो उस समय आप इमरजेंसी लगा सकते हो और तोते उड़ा दो एक एक करके सबके जो ऐसा कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के 7 प्रिंसिपल लिखो, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल लिखो, 7 प्रिंसिपल ही लिख दोगे एक एक लाइन समझा के, पता नहीं 5-10 नंबर दे देंगे देने वाले तुम्हें। बट वो भी अपनी शक्ति जनता से ही प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात, वो वंशानुगत नहीं है, कोई डायनेस्टी और ये मुनार्की नहीं चल रही कि राष्ट्रपति के बेटे या बेटी ही राष्ट्रपति बनेंगे। हम नहीं करेंगे। हम ये प्रण ले ले तो 150 करोड़ की जनसंख्या कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकती। बुरा जो देखे मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो तनु खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। बच्चों इसी तरीके से पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें भारत में, ये बात से हम इंकार नहीं कर सकते कि भारत में गरीबी अभी भी है। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद ऑल ऑफ यू। बच्चों आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू एनसीईआरटी बुक हमारी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड जो है, उसका चैप्टर नंबर 6 बच्चों डेमोक्रेसी जो है, उसका आज रिवीजन कैप्सूल हम देखने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम साइंस के, मैथमेटिक्स के, सोशल साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करके खत्म कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हमें बहुत कुछ काम करना है। अभी एडवांस मैथमेटिक्स भी शुरू कर दिया है, उसके भी 4 चैप्टर हो चुके हैं, एडवांस साइंस भी चलने वाला है अब। तो ये सारी चीजें चल रही है। इसमें बच्चों सोशल साइंस के सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। मैं क्या कर रहा हूं, साथ में रिवीजन कैप्सूल चलाता रहता हूं। जैसे अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन एक चैप्टर था, और वो 3.25 घंटे का डिटेल्ड सेशन है, इसमें फुल स्ट्रेच करके बताता हूं चीजों को जितना बताया जा सकता है ना। लेकिन रिवीजन कैप्सूल्स कैसे होते हैं कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले अब आप 3 घंटे का पूरा लेक्चर रिवाइज नहीं करोगे, तो रिवीजन के लिए आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक जगह पर मिल जाएगा, और लिखना कैसे चीजों को वो भी समझ में आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं कंटेंट फ्लो की फॉर्म में लिख करके आता हूं। चैप्टर शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस थंबनेल में जो आपको दिखाई दे रहा है, डेमोक्रेसी है, यहां पर कुछ ईवीएम मशीन दिख रही है, हाथ में टूटा हुआ एक ताज है, कुछ एक राजा है, तो आप मुझे बताओगे कि इसका क्या सेंस बन रहा है, ये पिक्चर अपने आप में क्या कहना चाह रही है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखता हूं कि कौन बच्चा इसको अच्छे से इलैबोरेट कर पा रहा है, इसकी हर एक डिटेल्स को, क्योंकि हर एक डिटेल्स को ध्यान से देखना। मैं यहां पर हट गया हूं, ठीक है ना। मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा जिसने सबसे अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया होगा। फिलहाल बच्चों, आपके डेमोक्रेसी से ये पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी इन अर्ली इंडिया समझाओ, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी समझाओ, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी कैसी चल रही है आजकल, चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी क्या है, और इमरजेंसी क्या है, और कभी लगी तो नहीं लगी, कैसी लगी, उसके बारे में पूछेगा हमसे। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस है, और इसी के थ्रू बच्चों हमारा चैप्टर का फ्लो होने वाला है। ये हमारा कंटेंट फ्लो मैंने यहां पर लिख दिया। स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत प्यार से चीजों को समझना, कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट आ ही नहीं सकता। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, मैंने कुछ कुछ चीजें अपने उससे मैं मुंह से सिर्फ बोलता हूं, लिखी नहीं होती है। उन चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि उससे एक कनेक्टिविटी बिल्ट होती है। इधर देखो बच्चों, सबसे पहले डेमोक्रेसी इन अर्ली इंडिया हमारा पहला टॉपिक है। उसको हमने 2 हिस्सों में बांट करके देखा, एक वैदिक पीरियड में और एक महाजनपद पीरियड में। वैदिक पीरियड बच्चों वो है जो 2600 बीसीई से, यानी 2600 बीसीई से लेकर के 1700 बीसी के करीब करीब मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। अब इससे जब आगे और बढ़ते हैं, यानी कि और आगे जमाना बढ़ा, तो वैदिक पीरियड आया था। अभी वैदिक पीरियड के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया पीछे, बट वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि वैदिक पीरियड और ये महाजनपद पीरियड कब का है, आज से 2500 साल पहला। यानी वैदिक पीरियड के बाद महाजनपद पीरियड आया। ये वो वाला टाइम है जब 500 बीसीई का टाइम है एक तरीके से, जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जैसे लोग ने जन्म लिया था, अवतार लिया था। फिलहाल वैदिक पीरियड की बच्चों हम बात करते हैं, विधाता, सभा, समिति, ये 3 चीजें हमें समझनी है। वैदिक पीरियड से रिलेटेड 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, विधाता, सभा और कौन है हमारा, समिति। विधाता इन सब में सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है। एक बात देखना, यहां एक वर्ड आएगा काउंसिल और आएगा एक असेंबली। तो जहां पे काउंसिल आएगा उसका मतलब, काउंसिल मतलब छोटे छोटे लोगों का मतलब, छोटे लोगों का मतलब नंबर ऑफ पीपल की क्वांटिटी कम है। तो यहां पे सी फॉर काउंसिल और सी फॉर छोटा, यानी कि छोटा मतलब कि उनका साइज छोटा है, यानी कि उसमें ज्यादा लोग नहीं है। तो अब देखो विधाता क्या था, असेंबली ऑफ रिलीजियस, मिलिट्री एंड सोशल एक्टिविस्ट जो थे, उनकी एक्टिविटी जो होती थी उसको कहते थे बच्चों विधाता। यानी विधाता आज की लगभग लगभग जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, जैसे विधानसभा टाइप की होती है, वो समझो। मतलब ऐसे समझो कि उसमें आपके धार्मिक जो लोग हैं उनके लोग भी हैं, प्रमुख धार्मिक प्रमुख भी हैं, उसमें मिलिट्री वाले प्रमुख भी हैं, सेनापति टाइप के भी हैं, कुल पुरोहित भी हैं एक तरीके से, और सोशल एक्टिविस्ट वगैरह जो हैं वो भी मौजूद है। तो एक इस तरह की असेंबली थी जिसमें नंबर ऑफ पीपल ठीक ठाक हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि 2 4 5 लोग हैं, अच्छे खासे लोग हुआ करते थे। तो उसको हम कहते थे बच्चों विधाता। ये इन सब में सबसे पुरानी है, और इसी से इंस्पिरेशन पा पाकर के इसका इवोल्यूशन है एक तरह का, ये जो आगे हमें दिखने को मिल रहा है। सभा क्या थी, काउंसिल ऑफ एल्डर्स एडवाइजिंग द किंग, यानी कि जो राजा हुआ करते थे उन राजा के को एडवाइस करने वाली एक काउंसिल हुआ करती थी, कंपैरेटिवली छोटी, जैसे कुछ मंत्री संतरी और कुछ लिमिटेड लोग। जैसे आज की डेट में अगर आप रिलेट करोगे, जैसे प्रधानमंत्री जी जो होते हैं उनके क्या होता है, एक प्रधानमंत्री मंडल होता है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली डाला गया है कि ये कैबिनेट टाइप की चीजें स्पेशली होती हैं। प्रधानमंत्री मंडल जो है कैबिनेट वाला, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, यानी प्रधानमंत्री के कुछ लोग होते हैं। अभी एक मॉडर्न चीज जो निकल के आई है वो क्या, कैबिनेट में भी किचन कैबिनेट होती है,
उनमें भी अगर मान लेते हैं प्रधानमंत्री कैबिनेट में अगर फॉर एग्जांपल कुछ 50 लोग हैं, ऐसे एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, तो उन 50 में से भी सिलेक्टेड 5 लोग जो होंगे वो किचन कैबिनेट का हिस्सा होता है, बिल्कुल गुप्त तरह के। गुप्त मतलब इस सेंस में कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल जो बहुत वैसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उनका डिस्कशन उन्हीं के साथ होता है। वो कुछ बहुत ब्रिलियंट माइंड्स वगैरह होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, उनको लेकर के प्रधानमंत्री काम कर रहे होते हैं। ऐसी मैंने बताया। तो उसी तरह का सभा में भी होता था। तो सभा में क्या था, काउंसिल थी, एल्डर्स एडवाइस करते थे किंग को, क्योंकि किंग यहां पे निरंकुश नहीं था। किंग ऐसा नहीं था कि भाई वो बोल रहा मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, नहीं, वो इनके परामर्श के बाद, इनकी कंसल्टेंसी के बाद या इनके कंसेंसस के बाद ही वो अपना काम कर रहा होता था किंग। इसीलिए उसे एडवाइस देने के लिए कुछ एक बुजुर्गों की और कुछ एक बुद्धिजीवियों की एक संस्था हुआ करती थी। जैसा कि आज की डेट में लगभग राज्यसभा को आप देखोगे, जो हमारी राज्यसभा होती है, जो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होती है, उसमें राज्यसभा में बच्चों कौन लोग होते हैं, जो कुछ प्रतिष्ठित लोग होते हैं, प्रेस्टिजियस पीपल होते हैं, जो जैसे जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ जबरदस्त काम किया है, कि भाई हमने वहां पे सचिन तेंदुलकर जी को डाल दिया, हमने वहां पर भारत रत्न है क्योंकि उन्होंने अपने खिलाड़ी के उसमें बिल्कुल गॉड ऑफ बन गए हो क्रिकेट। इसी तरीके से वहां हमने अमिताभ बच्चन जी को डाल दिया, कोई अभिनेता के दम पे उन्होंने जो अपने कला का प्रदर्शन किया वो जबरदस्त है। इस तरह के अपने अपने उसमें ख्याति प्राप्त लोगों को मिला करके राज्यसभा का लगभग बनता है। तो राज्यसभा का मतलब मकसद लगभग ये वाला होता है, ठीक है। तो वैसे ही करके ये एक तरह की सभा हुआ करती थी जिसमें ख्याति प्राप्त लोग रहते थे जो राजा को सलाह वगैरह करते थे। अब बच्चों देखो कितनी वैसी बात है, सभा, और आज कैसे बोलते हैं हम, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा। हमारे ये जो नाम है देखो कितने पुराने से निकल के आए। तो कहीं ना कहीं हमने जो प्रेरणा पाई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, वो प्रेरणा कहीं ना कहीं इन्हीं सभा से पाई होगी, तभी तो उन्होंने आज की उसको भी लोकसभा, राज्यसभा जैसे नाम दिए। अदरवाइज और कंट्रीज में नहीं लोकसभा राज्यसभा नहीं कहते, वो लोग कुछ सीनेट कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, वो ऐसे नाम देते हैं, उनके नाम डिफरेंट होते हैं। हमारे नाम कैसे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा टाइप के। अब बच्चों समिति क्या होती है, समिति कंपैरेटिवली सभा से बड़ी होती है क्योंकि ये असेंबली है, इसमें हर तरह के लोग आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो समिति क्या होती है, कंपैरेटिवली क्या होती है, बड़ी होती है। जनरल असेंबली ऑफ द पीपल फॉर पब्लिक डिसीजंस, कि भाई आज हमारा राजा कौन बनेगा, एक नहर खोदनी है, नहर कौन बनाएगा, मंदिर का निर्माण होना है, उसके लिए पैसा कैसे कैसे आएगा, इस तरह की जो चीजें होती है वो पब्लिक डिसीजंस जो लेती थी वो समिति होती थी। जैसे आज की डेट में ग्राम पंचायत वगैरह होती है कि ग्राम सभा हो गई भाई आगे, तो उस टाइप की लगभग होती थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा समिति का मतलब क्या है, सभा का मतलब क्या है, और बच्चों विधानसभा का लगभग मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अभी यही जो ये जो गणा दिख रहे हैं आपको महाजनपद पीरियड में, जो कि आज से 2500 साल पहले यानी कि 500 बीसीई के करीब आए हैं, वो एक्चुअली उसी समय नहीं आए। उनका जो ये यहां से आना चालू हो गए थे, यानी वैदिक पीरियड का जो पोस्ट वैदिक पीरियड था, यानी वैदिक पीरियड जब समाप्ति की ओर था अपने, उस समय ही इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनना चालू हो गए थे गणा टाइप के, और ये मैच्योर हुए महाजनपद पीरियड में। गणा क्या होते थे बच्चों, इन्हें गण कहते थे। गण बेसिकली जैसे आज के गांव होते हैं। अभी गांव क्या है कि भाई ये इतना इलाका हमारा एक गांव है, इस गांव में जितनी सारी चीजें होनी चाहिए एक देश में, मतलब वो सारी चीजें लगभग है। मतलब मेरा कहने का मतलब है ट्रांसपोर्ट वगैरह है, और खेत वगैरह हमारे, हमारा बिजनेस अलग से चलता है, मतलब इस गांव का अपना ही है, मतलब उसने अपनी टेरिटरी बना रखी है। तो ऐसे ही गण हुआ करते थे। लेकिन गण इन्हें गणराज्य भी कहते थे। अगर आप देखोगे भारत का जो ऑफिशियल नेम आज की डेट में है वो क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक यानी कि भारत क्या है, एक गणराज्य है बच्चों। 1950 से पहले भारत गणराज्य नहीं था। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो भारत ने अपने आप को गणराज्य बनाया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, वहां पे जो गणराज्य शब्द आया है बच्चों प्रियम्बल में, वो गणराज्य बोलता है कि रिपब्लिक कंट्री है इंडिया। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जिसका एक प्रधान होता है, लेकिन वो प्रधान वंशानुगत नहीं होता, वो प्रधान जनता के द्वारा चुना जाता है। भारत में वो प्रधान का दर्जा बच्चों राष्ट्रपति को मिला है। हमारे राष्ट्रपति हमारे फर्स्ट सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब बिल्कुल पहले नागरिक होते हैं भारत के। अगर कोई लाइन में पहले खड़ा होगा तो हमारे राष्ट्रपति होंगे, हम उन सबके पीछे होंगे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का स्रोत भी उनका कौन है, जनता ही है भारत की। भले ही भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट जनता नहीं करती, इनडायरेक्ट होता है, हम इलेक्शन नाम के चैप्टर में से पढ़ेंगे, बट वो भी अपनी शक्ति जनता से ही प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात, वो वंशानुगत नहीं है, कोई डायनेस्टी और ये मोनार्की नहीं चल रही कि राष्ट्रपति के बेटे या बेटी ही राष्ट्रपति बनेंगे। इसीलिए भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। वैसे ही इन दिनों गण में भी एक रिपब्लिक असेंबली चलती थी। उन दिनों भी ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा राजा टाइप का, वो सब लोग मिलकर के एक को चुनते थे और वो सो कॉल्ड राजा बनता था। लेकिन वो निरंकुश शासन नहीं करता था, वो अपने लोगों से ही पूछ पाछ के ही शासन किया करता था, उनके सलाह मशवरा से। जैसे किसी को अनुभवी व्यक्ति को बना दिया, कोई बुजुर्ग उनको बना दिया, आप इस पद पे बैठोगे एक सम्मानवश, लेकिन वो सबसे मिलजुल कर ही डिसीजन लेंगे। इस तरह की चीज होती थी गण।
आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिताजी जो थे शुद्धोधन थे, वो शाक्य कुल के थे, यानी शाक्य गण के थे। वो ये अलग अलग गण जो थे उसमें से एक गण का नाम था शाक्य, तो शाक्य गण के क्षत्रिय थे वो। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बच्चों महावीर स्वामी जी जो फाउंडर कहे जाते हैं जैनिज्म, आई एम रियली सॉरी, जैनिज्म के फाउंडर नहीं कहना चाहिए मुझे उन्हें, क्योंकि वो तो 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन बच्चों जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी भी जात्रिक एक गण था उससे आते थे। और ये गण मिल मिल करके ऐसे एक गांव, दो गांव, तीन गांव, पांच गांव मिले और एक क्या बन गया, संघ बन गया, एक तरह का कॉन्फेडरेशन बन गया, एक संघ बन गया। तो बच्चों संघ ऐसे होते थे जैसे वज्जी संघ हुआ करता था। जो यांत्रिक जो गण आता था, जो महावीर स्वामी वाला मैं बता रहा हूं, वो क्या कहां से आता था बच्चों, एक तरह से आपका वज्जी संघ से आता था। अलग अलग संघ होते थे। तो संघ कुछ नहीं है, गण 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 मिल मिल करके एक संघ बन गया। जैसे आज की डेट में एक जिला, दो जिला, तीन जिला, बहुत सारे जिले मिलकर के एक राज्य बन जाता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, जैसे आप कोई भी स्टेट में हो गया, आप मुझे प्लीज बताना आपके स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक स्टेट बन जाता था, वैसे ही बहुत सारे गण मिलकर के एक संघ बन जाता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी पूछने वाला आपसे, आप इसका जवाब देके रहोगे। ये यूपीएससी लेवल के बेटे मेंस के क्वेश्चन लिख के आ जाइए इनसे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो लोकतंत्र है उसके सिद्धांत क्या है बच्चों। डेमोक्रेसी, वैसे मैंने, आई एम सॉरी, मुझे सबसे पहले डेमोक्रेसी बोलना चाहिए था क्या होता है, बट मुझे लगा शायद मैंने बता दिया, क्योंकि वो इसका वन शॉट में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। बट डेमोक्रेसी का मतलब, कोई बात नहीं, अभी डेमोक्रेसी चालू हो रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों जनतंत्र, यानी लोकतंत्र, यानी कि एक ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसमें जो शक्तियां प्राप्त होती हैं पूरे किसी को भी, वो जनता से प्राप्त होती है। यानी यहां जनता के ऊपर कोई शासन नहीं करता, जनता एक नियम के आधार पर ही शासित होती है और जनता ही उन नियमों को बनाती है अपनी सर्वसम्मति वगैरह से। इसे डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को बच्चों लोकतंत्र कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कोई कंट्री लोकतांत्रिक है कि नहीं, कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं, इसको आप कैसे पहचानोगे। तो ये कहता है कि डेमोक्रेसी के कुछ फंडामेंटल क्या होते हैं बच्चों, प्रिंसिपल्स होते हैं। वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को मैंने यहां पर लिख दिया। एक है पॉपुलर सोवरेनिटी, एक है रूल्स ऑफ लॉ, एक है फंडामेंटल राइट, एक है सेपरेशन ऑफ पावर, एक है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एक है मल्टी पार्टी सिस्टम, एक है सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप। बच्चों इनको एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे, ये 7 के 7 पॉइंट आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मैं निमोनिक्स भी दूंगा, सो प्लीज प्लीज डोंट वरी, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, मास्टर तुम लोगों को इसके लिए कुछ ना कुछ एक देंगे, एक निमोनिक्स। पॉपुलर सोवरेनिटी, पॉपुलर वर्ड बच्चों यूज हो रहा है जनता के लिए। तो पॉपुलर सोवरेनिटी का हिंदी मतलब होता है संप्रभुता, यानी जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, जो स्वयं से प्रभु है अपना। तो इसलिए कहते हैं कि जनता यहां की स्वयं की प्रभु है। जैसे क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है ना, कि कोई कंट्री, मतलब संप्रभुता का मतलब ये होता है, इंडिया ने जब अपने आप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में बोला है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम पूरी तरीके से सॉवरेन है। इसका मतलब कि कल को कोई युद्ध करना है तो हमें आकर अमेरिका नहीं कहेगा कि तुम युद्ध करो या युद्ध मत करो, उसके साथ दोस्ती करो, दुश्मनी करो। हम बोलेंगे भाई हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमारे इंटरनल मामले मत पड़ो, हम खुद योग्य है, हम संप्रभु हैं, हम सॉवरेन है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तुम साइड निकल लो, ऐसे वाले सॉवरेन है। तो बच्चों पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब है कि जो सॉवरेनिटी आती है वो कहां से आती है, उसका अल्टीमेट सोर्स ऑफ दैट सॉवरेनिटी इज द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब द अल्टीमेट पावर ऑफ गवर्नमेंट बिलोंग टू द पीपल, यानी कि जो अल्टीमेट पावर है गवर्नमेंट की या जो आती है अधिकारियों की, इंस्टीट्यूशन की, कोई भी चल रहे हैं भारत में, उन सब की अल्टीमेट पावर आती है कहां से, जनता से निकल करके आती है। यही पॉपुलर सोवरेनिटी है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को मतलब है विधि का शासन। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बच्चों विधि के शासन की बात करता है। वो कहता है कि भाई कुछ भी नियम से कोई बड़ा नहीं है, नियम के कोई ऊपर नहीं है, सबके लिए नियम समान है। यानी कि कोई ट्रैफिक लाइट अगर जंप करके जा रहा है तो उसके लिए वही चालान कटेगा, चाहे वो नेताजी का बेटा हो, चाहे वो एक सामान्य नागरिक क्यों ना हो। सामान्य कहना भी अच्छी बात नहीं, एक नागरिक क्यों ना हो, वो बच्चों क्या होगा, उसके लिए नियम समान रहेंगे, कोई भी नियम से ऊपर नहीं होगा। यानी एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड नो वन इज अबव द लॉ। यानी कि विधि का शासन और विधियों के समक्ष संरक्षण का अधिकार देता है ये वाली चीज। यानी कहता है सभी के लिए नियम समान है और विधि यानी नियम सबको ही इक्वल प्रोटेक्शंस देंगी। तो ये आर्टिकल 14 का रेफरेंस आप दे सकते हो अगर देना चाहो तो। यहां पर बच्चों फंडामेंटल राइट्स की बात आती है। अब देखो कुछ बातें सुनो जो आपको डायरेक्टली आपकी बुक नहीं कहती, लेकिन मुझे लगता है कि एक टीचर्स को शायद बनाए ही इसलिए गया होगा ताकि वो आपके साथ वो कम्युनिकेट करें जो इन बिटवीन द लाइंस होता है। बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना 26 जनवरी 1950 को जब वो लागू हुआ
तो उस समय बच्चों हमारे क्या था ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एक बुक है बड़ी, अब जैसे आपकी बुक अलग अलग चैप्टर्स में बटी रहती है, वैसे ही हमारी बुक को भी अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया जिन्हें पार्ट कहा गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे। उसके अंदर उसके अंदर शेड्यूल्स होते हैं, जैसे आपकी एक तरह की वो नहीं होती कि बुक लिस्ट होती है, क्या बोलते हैं, इंडेक्स टाइप की। ऐसी हमारे पास एक अलग से शेड्यूल बनी थी उस समय बच्चों। हमारी शेड्यूल में केवल 8 अनुसूचियां यानी कि 8 शेड्यूल्स मौजूद थे। इसी प्रकार से जो आर्टिकल लिखे होते हैं, यानी रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 टाइप का, आर्टिकल को सीक्वेंस से लिखा गया है पार्ट वाइज। तो उन पार्ट्स के अंदर यानी उन चैप्टर्स के अंदर आर्टिकल थे उस समय 395 आर्टिकल्स लिखे थे, यानी 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 चैप्टर्स यानी 22 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया था। आज की डेट में जो हमारी वो शेड्यूल्स थी जो उस समय 8 थी, वो बढ़ते बढ़ते 12 तक पहुंच चुकी है। और जो हमारे पार्ट्स थे वो 22 से लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। और जो आर्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि अमेंडमेंट चलता रहता है। बट मेरी नॉलेज में जो अभी है वो 448 है। हो सकता है इसमें प्लस माइनस कुछ 5-7 ऊपर नीचे ले लेना, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, आप मुझे बता देना कितने चल रहे होंगे अभी, क्योंकि वो ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि कुछ बनता है कुछ निकलता है, ऐसा टाइप का अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की स्वतंत्रता देता है कि आपको कुछ ना कुछ घटाना जोड़ना है देश काल परिस्थिति के हिसाब से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आर्टिकल 368 रखा है जो आपको भारतीय संविधान में संशोधन करने की परमिशन देता है। बच्चों अब आते हैं फंडामेंटल राइट। अब जब मैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसने लिखित रूप से, यानी कि हम इसे कहते हैं एनश्राइंड, कहते हैं इसे एनश्राइंड फंडामेंटल है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि न केवल बच्चों लिखे हैं बल्कि उनको संरक्षण भी मिला है, यानी कि आपको फंडामेंटल राइट्स भी मिले हैं। अगर उन राइट्स का वायलेशन कोई करता है, राज्य यानी कि अगर स्टेट उसका वायलेशन करता है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, लीगल एक्शन उसके खिलाफ हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट वो जो चैप्टर्स में बता रहा था, पार्ट्स जो बता रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके 3rd पार्ट में फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक बच्चों हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के राइट आते हैं, जो मैंने भी आपको यहां भी बताया था कि आर्टिकल 14 वाला कि सब रूल के सामने सबके सब समान है, वो वाला, यानी ये रूल ऑफ लॉ वाला। तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। कुल मिलाकर के हर भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। पहले स्टार्टिंग में 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी एक राइट हुआ करता था, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके बच्चों लीगल राइट में डाल दिया गया है। अब मेरी बात सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं, इसी में आर्टिकल 32 आता है जो कि आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। यानी कि वो बोलता है कि आपको अगर किसी मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा है, अगर आपको स्वतंत्रता है कहीं भी आने जाने की और कोई आपको रोक रहा है, अगर आप सही हो अपनी जगह पे, क्योंकि उसमें कुछ आपके रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कुछ प्रोटेस्ट करना चाह रहे हो शांतिपूर्ण तरीके से, कोई आपको रोक रहा है, तो आपका फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है। आप अगर ऐसे करके चीजें होती है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 32 आपको ये वो देता है, प्रोविजन देता है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुनेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आर्टिकल 226 भी है। जैसे आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट्स को, ये हाई कोर्ट्स के पास ये शक्ति है कि वो आपके जो फंडामेंटल राइट्स का जो हनन हुआ है, यानी जो वायलेशन हुआ है, उनके लिए आपको कुछ समर्थन दे सकती है। ये पावर हाई कोर्ट को मिली है। असल में फर्क इतना है कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के रेफरेंस में और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के रेफरेंस में जा सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई भी लीगल तरह का राइट का वायलेशन हुआ है, लीगल राइट, कोई जमीन वगैरह से विवादित मामला है, तो उसके लिए आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के बेसिस पे नहीं जाओगे, क्योंकि आर्टिकल 32 के लिए हम तभी जा सकते हैं जब हमारा कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो। आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और आपके लीगल राइट्स के हनन के लिए, वायलेशन के लिए भी आप जा सकते हो। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोला था, मुझे नहीं लगता मैं कुछ बाहर की बातें बोल रहा हूं और जो आपके दिमाग में बहुत प्रेशर डाल दिया। अगर ऐसा है तो बोल देना मास्टर फालतू की बातें मत बोला करो, मैं आज के बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब इधर देखो, एवरी सिटीजन हैज बेसिक राइट प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सरल शब्दों में यह है, वो जो बातें मैंने बताई वो अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बताई, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ज्यादा पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है।
अगर हम उसको उसके लूप होल्स छोड़ देते हैं और कम पढ़ते हैं तो वो बड़ी दिक्कत की बात होती है। अगर कहानी एक बारी में क्लियर है, सारी बात एक बारी में दिख रही है, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बच्चों, अगर सेपरेशन ऑफ पावर कहीं दिखाई दे रही है यानी वहां पे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पे डेमोक्रेसी फल फूल रही है। और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह होता है कि यहां पर जो जुडिशरी है या फिर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो लेजिस्लेटिव्स हैं, इनके बीच में पावर का एक सेपरेशन होना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि हर कोई अपने बिना किसी दबाव के काम कर पाता है। जैसे सोचो कि अगर सरकार काम कर रही है और सरकार को लेजिस्लेटिव बीच बीच में टोकते रहे तो दिक्कत है। सरकार काम कर रही है, अगर मान लेते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है बीच बीच में टोकते रहे ये मत करो तो भी दिक्कत है। और इसका उल्टा भी, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ काम कर रहे हैं और बार बार सरकारें उन्हें टोक रही है तो भी दिक्कत है। तो इससे क्या होता है? एक विवाद की स्थिति, एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये एक सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, संघर्ष का विषय बन जाता है। तो इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने डीपीएसपी, जो मैंने बोला पार्ट 3 के जस्ट बाद आता है बच्चों, पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दी गई हैं, यानी जिसमें बोला जाता है कि भाई अभी तो नहीं लेकिन आगे चल करके आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इन चीजों पर सुधार करोगे। जबरदस्ती नहीं है, आपको बोल रहे हैं कि करना इन पे सुधार, क्योंकि अभी नहीं हो सकते, उस समय नहीं हो सकते थे। उनमें आर्टिकल 50 बच्चों आता है, मैंने लिखा है यहां पे आर्टिकल 50 बोलता है कि जो जुडिशरी होगी और जो एग्जीक्यूटिव्स होगी उनके बीच में थोड़ा सा एक तरह से शक्ति का बंटवारा कर लो तो आगे जाकर वरना प्रॉब्लम होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। धीरे धीरे इसमें शक्ति का बंटवारा हो गया है अपने आप, ऐसे डायरेक्टली वैसे नहीं हुआ, बट ठीक है। अब उनको अपनी लिमिट्स पता है कि हमें किस लिमिट पे काम करना है और एग्जीक्यूटिव्स को पता है हमें किस लिमिट पे काम करना है, दोनों एक दूसरे के काम में अड़ंगे नहीं डालते। ऐसे ही करके बच्चों आर्टिकल 246 एक अलग तरह का सेपरेशन करता है पावर का। यह पावर का सेपरेशन था जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, यानी सरकार के और न्यायपालिका के बीच में। अभी जो मैं बता रहा हूं वो वाला आर्टिकल 246 वाला जो है बच्चों, ये बोलता है कि जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे आपका स्टेट होगा, आपके स्टेट में कोई डिफरेंट गवर्नमेंट हो सकती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बी हो सकती है, एग्जांपल के लिए लेते हैं, फॉर एग्जांपल कांग्रेस की सरकार हो सकती है। लेकिन अभी सेंटर में किसकी सरकार है? सेंट्रल में अभी जिस डेट में बात कर रहा हूं अभी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर ये दोनों सरकारें यहां पर काम कर रही हैं, अब इनके क्योंकि पार्टीज अलग है, वैसे सरकार असल में बीजेपी की या कांग्रेस की नहीं होती, सरकार भारत की होती है या सरकार उस राज्य की होती है। बट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, अगर हम उसे प्रैग्मेटिक तरीके से, व्यवहारिक रूप से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि भाई इन दो पार्टीज के बीच में आपस में मनमुटाव हो जाए। और यह जरूरी भी नहीं है कि वो दोनों पार्टीज अलग अलग, कभी हो सकता है दोनों एक ही पार्टी ए और एक ही हो, उसके बावजूद भी संघ में यानी कि जो सेंट्रल पावर है और जो स्टेट की पावर है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी मामले को लेकर। यह कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना आए इसीलिए आर्टिकल 246 में सब्जेक्ट्स को बांट दिया कि ये वाले सब्जेक्ट डिफेंस का सब्जेक्ट है या पुलिस का सब्जेक्ट है, डिफेंस का सब्जेक्ट है या फिर रेलवे का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सेंटर के पास जाएंगे, इन पर राज्य कानून नहीं बनाएगा। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जैसे राज्य को दे दिए सब्जेक्ट कि इन पर आप कानून बनाओ, पुलिस पर आप कानून बना लो। जैसे आपने सुना महाराष्ट्र पुलिस सर्विस मप्पू से हो गई, उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, तो भारत पुलिस नहीं होती। इसीलिए कहने का मतलब है स्टेट की पुलिस होती है, तो इस स्टेट को मिल गए मुद्दे। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स होते हैं जिस पे दोनों के दोनों बना सकते हैं अपने रूल्स, उसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इससे पहले वाली स्टेट लिस्ट, और जिसमें सेंटर ही केवल बना सकता है उसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, जैसे शादी विवाह से संबंधित जो मामले होते हैं है ना, उसमें दोनों लोग बना सकते हैं, सेंटर भी स्टेट भी। लेकिन बच्चों अगर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है तो उस समय जो यूनियन ने बनाया हुआ कानून है वही पारित होता है। तो ये 246 में बताया गया है। और वो जो सब्जेक्ट्स हैं कि कौन सा किस में रहेगा, कौन सा किसके पास रहेगा, कौन सा यूनियन यानी सेंटर के पास रहेगा सब्जेक्ट, कौन सा स्टेट के पास रहेगा, कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में रहेगा, उन तीनों लिस्ट का जो डिस्कशन हुआ है वो 7th शेड्यूल में किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब बच्चों इसी तरीके से हमारे पास अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट वो हो सकता है। इससे क्या होता है, एक आंसरेबल गवर्नमेंट आपको मिलती है। अगर अकाउंटेबिलिटी वहां पर मौजूद है इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर रही है। मल्टी पार्टी सिस्टम से क्या होता है, आपके पास ज्यादा चॉइसेस रहती हैं। अगर अलग अलग पार्टीज लड़ रही होती हैं, ज्यादा चॉइसेस रहती हैं, और ज्यादा चॉइसेस रहती है तो उससे बेटरमेंट के चांसेस रहते हैं, उससे ज्यादा बेटरमेंट होता है उससे अच्छा, क्योंकि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि भाई मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, वो नहीं करेगा तो दूसरा ऑप्शन खड़ा है, तो पब्लिक दूसरे को वोट देकर उन्हें जिता देगी। ऐसे ही बच्चों सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप
और उसके प्रोटेक्शन के लिए। बेसिकली जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप में महिलाओं को भी वल्नरेबल ग्रुप में रखा गया है, इसीलिए आर्टिकल 15(3) जो है बच्चों, वो महिलाओं को एक स्पेशल संरक्षण देता है। 15(3) की मैं बात कर रहा हूं, बच्चों को भी इसमें रखा गया है। ऐसे ही शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो होती है, उन्हें भी स्पेशल शेड्यूल दिए गए हैं। शेड्यूल 5 और 6 में उन्हें रखा गया है, कुछ स्पेशल ट्राइब्स को और कुछ स्पेशल कास्ट को, कि इन्हें सामाजिक रूप से ये थोड़ा नीचे थे अब पहले, तो इसलिए इन्हें ऊपर करने के लिए, इन्हें एक समानता लाने के लिए, इक्विटी लाने के लिए इनको थोड़ा सपोर्ट दिया गया वल्नरेबल ग्रुप को। ऐसे ऐसे ही करके बच्चों इकोनॉमिकली वीकर जो क्लासेस होती हैं, जो ईडब्ल्यूएस रहता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी संरक्षण मिले, इस तरीके के लिए एक सेफ गार्डिंग का काम अगर जहां गवर्नमेंट कर रही है वहां डेमोक्रेसी है। आर्टिकल 46 कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो इस तरह के शेड्यूल ट्राइब्स है, उनकी इकोनॉमिक, उनकी पॉलिटिकल, उनकी सोशल, उनकी एजुकेशनल ग्रोथ के लिए सरकार को काम करना चाहिए। और ये चाहिए इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि डीपीएसपी में था, रेस्ट्रिक्शन नहीं था, और सरकार ने काम किया है समय समय आने पर। जो गवर्नमेंट आती गई उन्होंने काम करते गए हैं। अभी हाल ही में 2019 में 103वां संविधान संशोधन जो बच्चों हुआ था, उसमें आर्टिकल 15(6) में और आर्टिकल 16(6) में, मैंने अपने वन शॉट में गलती से 15(4) और वो कह दिया था, मैं अभी भूल सुधार करता हूं, वो 15(6) और 16(6) में था बच्चों, जिसमें उनको 10% का, 15(6) में 10% का एजुकेशन में उनको ईडब्ल्यूएस को क्या दिया गया, आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है। और आर्टिकल 16(6) में उन्हें किसी भी जॉब जो होती है उसमें 10% का आरक्षण दिया गया है। मैं ईडब्ल्यूएस सेक्शन की बात कर रहा हूं, यानी मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहा हूं। मैंने आपको फुल डिटेल बता दी। अब इससे क्या है ना, कुछ ऐसा कुछ मतलब आपके मतलब कुछ देखो, मैंने आपको एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं बताया, मैंने वही बात को थोड़ा और आपको उसमें डेटा दे दिया, थोड़ा मैंने आपको और उसमें अंडरस्टैंडिंग दे दी ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए। मैं सिर्फ टॉपिक्स को लाइन से लिखकर भी बोल सकता था कि याद कर लो, मैं इसके लिए निमोनिक्स भी बनाया है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बता दूंगा कि वो निमोनिक्स क्या होता है। वैसे मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का वो निमोनिक्स क्या था, वो देखता हूं, कोशिश करता हूं। प्रणव मास्टर फॉर सारे स्टूडेंट, 1 2 3 4, प्रणव मास्टर, हाँ देखो ये निमोनिक्स, देख प्रणव मास्टर फॉर सारे स्टूडेंट। एक मिनट ना, देखो तुम, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तुम लोगों को अगर याद नहीं आ रही, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, डेमोक्रेसी के 7 प्रिंसिपल लिखो, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल लिखो, 7 प्रिंसिपल ही लिख दोगे, एक एक लाइन समझा के, पता नहीं 5-10 नंबर दे देंगे देने वाले तुम्हें। इधर देखो बच्चों, यहां पे क्या, प्रणव, PRA प्रणव, फिर उसके बाद मास्टर फॉर सारे स्टूडेंट या स्वीट स्टूडेंट। देखो P फॉर क्या होता है बच्चों, पब्लिक सोवरेनिटी, R फॉर क्या होता है, रूल ऑफ लॉ, A फॉर क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, M फॉर क्या होता है, मल्टीपल पार्टीज यानी मल्टी पार्टी सिस्टम, F फॉर मेरे भाई क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स, और S फॉर क्या होगा, आपके पास एक था यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर, और S फॉर होगा सेफ गार्डिंग ऑफ द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप। तो प्रणव मास्टर फॉर सारा स्टूडेंट, प्रणव मास्टर फॉर स्वीट स्टूडेंट। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया, ये एक साथ, ये प्रणव मास्टर फॉर सारा स्टूडेंट, ठीक है, एक साथ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझ में आ गया। ये क्या है, पब्लिक सोवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, M फॉर मल्टीपल पार्टी सिस्टम, F फॉर फंडामेंटल राइट्स, S फॉर सेपरेशन ऑफ पावर, S फॉर सेफ गार्डिंग द रूल्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द फंडामेंटल, अरे यार सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप कहना चाह रहे हैं मास्टर। अब तो क्लियर है सारी बातें, मजा आ गया कि नहीं, मजा आ गया लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे। डेमोक्रेसी के जो टाइप होते हैं बहुत सिंपल है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, यानी कि ऐसा लोकतंत्र होता है यानी जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है, जनता बोलती है हमें कोई नहीं चाहिए बीच में नेता, हम खुद ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके कुछ फीचर्स जो होते हैं बच्चों, बोलते हैं रेफरेंडम या फिर रिकॉल, या फिर आपके पास एक होता है पब्लिक इनिशिएटिव। मैंने डिटेल वन शॉट में बताया भी था, क्विकली बता के भी जा रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, हिंदी में कहते हैं। मतलब क्या होता है, कोई एक रूल सरकार ने बनाया, आपको रूल पसंद नहीं आ रहा, आपने 50,000 लोग इकट्ठे कर दिए, 50,000 लोगों ने साइन कर दिया आपकी उस बात में कि हमें रूल पसंद नहीं आ रहा। जब ये 50,000 लोगों ने अगर 1 महीने के अंदर अंदर इसमें साइन कर दिए, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट होती है वहां, लेकिन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि अब उस रूल पे जो गवर्नमेंट लाई थी, क्योंकि इतने लोगों ने साइन करें कि उन्हें पसंद नहीं है, तो गवर्नमेंट को एक वोटिंग करवानी पड़ेगी पूरे कंट्री में। अब कंट्री में वोटिंग करके, अगर कंट्री में वोटिंग करके वो लोग जीत गए जिन्होंने बोला था कि हमें पसंद नहीं है, तो वो रूल उसी दिन से निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं रेफरेंडम करना। स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होती है, जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही होती है। ऐसे ही पब्लिक इनिशिएटिव क्या होता है, कोई रूल अगर आपको बनाना है, आपने कहा मुझे एक नया रूल बनाना है कि आज से 9th क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चों को चॉकलेट मिलेगी हर दिन एक एक,
तो आपने ऐसे करके 1 लाख फॉलोवर अपने यूट्यूब के पकड़े और उन सबसे साइन करवा दिए, तो मेरे भाई ऐसा करके फिर पब्लिक फिर क्या करेगी, गवर्नमेंट फिर उस रूल को सबके सामने रखेगी, वोटिंग करवाएगी। अगर वोटिंग में तुम लोग जीत गए मेरे भाई, चॉकलेट ही चॉकलेट खाइए अगले दिन से। तो इस तरह का होता है। एक इसमें रिकॉल जैसी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं है बट फिर भी होता है, स्विट्जरलैंड में कम फेमस है। लेकिन रिकॉल में क्या होता है, आपने किसी नेता को चुन के भेजा था, आपको मन कर रहा है सही से काम नहीं कर रहा, आप रिकॉल कर दोगे, आप बोलोगे घर वापस आ जा भाई मेरे भाई। जैसे टेस्ट मैच खत्म हो रहे थे, कैप्टन कैसे बुलाता है, चलो आ जाओ वापस, अब हो गया आज का दिन पूरा, वैसे करके बच्चों ये लोग बुला देते हैं कि आप आ जाओ, घर आ जाओ, तुम्हारा बहुत हो गया, बहुत खेल लिया तुम लोगों ने नेताओं को। तो स्विट्जरलैंड इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी बच्चों उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगी उन जगहों पे जहां की जनसंख्या ज्यादा है, भारत जैसे केस में तो बिल्कुल भी नहीं। तो डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में पब्लिक, ये वाली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसलिए इतना फल फूल पाया क्योंकि वहां पर एक तरह से जनसंख्या कंपैरेटिवली कम है, तो इतना ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है। अब यहां देखो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आमतौर पर जो सारी कंट्रीज है वहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है, लेकिन 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स में। पहले इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब समझो, इसे इनडायरेक्ट क्यों बोला जा रहा है, यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब बच्चों, या परोक्ष लोकतंत्र का बच्चों मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि आप के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, डायरेक्ट जनता नहीं डिसीजन ले रही होती है। यानी रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड्स फॉर द पीपल, आप नहीं कुछ तय कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी, जो भी अलग अलग हमारे नेता हैं, वो लोग तय करते हैं हम लोग क्या करेंगे। और अल्टीमेटली वो लोग आए हमारे बीच में से, वो हैं जनता के लोग, लेकिन कोई भी डिसीजन जो होता है वो हम डायरेक्ट नहीं लेते। इसको आप ऐसे समझो कि कोई भी पब्लिक डीलिंग, कोई भी डीलिंग होती है अगर कंट्रीज की, 2 कंट्री के बीच में कुछ वो चल रहा है, कुछ साइन हो रहे हैं, तो हमारे ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट होंगे उनके सिग्नेचर होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, उनके बिहाफ पर वो सिग्नेचर करते हैं। तो एक तरह से वो कर रहे हैं लेकिन हम ही कर रहे हैं वो सारे सिग्नेचर, तो ये क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया की जनता कर रही है, तो इसे कहते हैं। अब इसके 2 टाइप होते हैं, कहीं पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है बच्चों, कहीं पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होता है, यानी जहां पर पार्लियामेंट का बहुत दबदबा होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से ही भारत ने लगभग पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, आप समझ सकते हो। और जहां पर प्राइम मिनिस्टर प्रमुख होते हैं, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो एक तरह से जो कार्यकारी रूप से जो काम कर रहे हैं, जिनके पास सही मायनों में जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, उसी तरह की स्थिति में रहते हैं जैसे ब्रिटेन में क्राउन रहता है। ब्रिटेन में आज भी क्राउन सिस्टम चल रहा है, तो इसीलिए ब्रिटेन को बड़ा ही लोग बड़े हंस के देखते हैं, बोलते हैं बड़ा अजीब है यार, डेमोक्रेसी भी सबसे पहले यही ला रहा, मतलब इसी ने कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और दूसरी तरफ इसने मोनार्की को अभी तक जिंदा रखा है, लेकिन वहां का जो क्राउन होता है वो नाम मात्र का होता है, एक प्रेस्टिजियस एक होता है कि सम्मान के लिए उन्हें रखा हुआ है वहां पर, लेकिन सारे निर्णय वगैरह पार्लियामेंट लेती है और जो प्रमुख होता है वहां का कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली इंडिया में भी जो प्रेसिडेंट की स्थिति है वो लगभग वहां के क्राउन की तरफ है, ऑल्दो भारत के राष्ट्रपति को भी कुछ कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, जो कि आप कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ विशेष शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को दी गई हैं, समय आने पर उनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी वो होती है जहां का प्रमुख जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। बेसिकली प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग होते हैं। यहां पे लेजिस्लेटिव्स और एग्जीक्यूटिव दोनों मिले मिले होते हैं। कहने का मतलब है जो सरकार निकल रही है वो उसी लोकसभा में से, उसी जगह से निकली है, उसी लोकसभा, राज्यसभा, उसी संसद में से कुछ लोग हैं जो सरकार के हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां डिफरेंट है, बिल्कुल जो सरकार है वो बिल्कुल अलग लोग हैं और जो नियम बनाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल अलग है, कोई इंटरसेक्शन इनके बीच में नहीं है। ऐसी जगह प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास ज्यादा पावर होती है। यूएसए इसका एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, क्योंकि यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है, इसीलिए वहां पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट यहां पे लीड करते हैं। श्रीलंका भी इसका एक एग्जांपल है, क्योंकि आप सुनते होगे ना कि अगर आप सुनते होगे कहीं पर जैसे रशिया की, अब रशिया में आप राष्ट्रपति को इंपॉर्टेंट सुन रहे होगे कि प्रधानमंत्री को, तो जहां पर राष्ट्रपति आने में लगा, इसका मतलब प्रेसिडेंशियल टाइप की गवर्नमेंट है, यानी प्रेसिडेंशियल टाइप का डेमोक्रेसी है, जहां पर प्रधानमंत्री चल रहा है। मुझे बताओ कि चाइना में कौन सा है, प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर? और आप मुझे बताओगे नॉर्थ कोरिया में कौन सा है, प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर? बच्चों में आगे बढ़ते हैं, बहुत मजे से हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया लिविंग डेमोक्रेसी। इंडिया, देखो बच्चों इसमें ना एक चीज है, जैसे मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था, सेपरेशन ऑफ पावर की, जो मैं बात नहीं कर रहा था आपसे कि ये होता है कि अलग अलग होना चाहिए जुडिशरी में। 1803 में बच्चों मार्बरी एंड मेडिसिन का एक वर्सेस केस चला था, मार्बरी वर्सेस मेडिसिन एक केस चला था। उसमें सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि द सुप्रीम कोर्ट कैन डिनाई एनी लॉ, the Supreme Court can deny any law which is violating the American Constitution. इसको हटाई देते हैं, इसको हटाई देना यार, ठीक है।
अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आया वो है इंडियन, बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन लिविंग डेमोक्रेसी। अब हमें देखना है कि इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी को हमें देखना है कि इंडिया में वर्तमान में डेमोक्रेसी कैसे क्या काम कर रही है। तो आपको जान करके खुशी होनी चाहिए कि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ की जनसंख्या है। हम पूरे विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले डेमोक्रेटिक कंट्री है, 140 करोड़ की जनसंख्या रखते हैं। और उसमें भी बड़ी बात है कि लगभग 100 करोड़ लोग जो है वो वोटर्स है, यानी वोटर्स है कहने का मतलब लगभग 97 करोड़ 2026 के डेटा के अनुसार, 2024 के ऐसी डेटा के अनुसार वोटर्स है मेरे भाई। तो इतने ज्यादा इंडिया में वोटर्स मौजूद है, तो हाईली डेमोक्रेटिक यहां पर चीजें पाई जाती हैं। अब हमारे इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस बोलने के लिए मतलब ये फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं बच्चों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है, यानी 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, हर नागरिक भारत का क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। यह स्वतंत्रता देता है हमें, भारत के उसमें मिलती है। पहले ये 21 साल थी, यानी 21 साल से ऊपर के लोग देते थे, लेकिन 61वां अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। उसके बाद 1989 से बच्चों 1989 से बच्चों अब यह तय हो चुका है कि 18 वर्ष से ऊपर का नागरिक भी वोट दे सकता है। और इसी तरीके से एनश्राइंड फंडामेंटल राइट्स, जो मैंने बोला था कि एनश्राइंड मतलब कि लिखित फंडामेंटल राइट्स, और एनश्राइंड मतलब साथ में उन्हें प्रोटेक्शन भी दिया गया आर्टिकल 32 और 226 के तहत। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो कि मैं आपको कह रहा था कि भारत की जो जुडिशरी है बच्चों वो क्या है, स्वतंत्र जुडिशरी है, यानी कि वो अपने उसमें किसी को कोई दखल अंदाजी करने का कोई खास वो नहीं है, उसकी अपनी पावर उसने गेन की है। रूल ऑफ लॉ भारत में लगता है, हमने देखा ही डेमोक्रेटिक उसमें आर्टिकल 14 इस बात को और मजबूती देता है। पीपल पार्टिसिपेशन है, भारत के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखते हो कि जब मतदान का समय आता है तो भारत की जनता जो है वो जोर शोर से निकलती है और अपने हक उन्हें पता है कि हमारे वोट की पावर कितनी है, इसके लिए वो काम करती है। इसलिए जब भी आप 18 साल से ऊपर हो आप भी वोटिंग करना अपने घर में। अभी फिलहाल आप 18 के नहीं हुए होंगे तो अपने घर में सभी को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना कि आपको वोटिंग करनी ही चाहिए। बच्चों चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी क्या है यार, करप्शन, ये एक बड़ी बात है, बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन ये है चीज। अपने देश के बारे में ऐसा कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर अपने किसी घाव को ढक देना और उसको चिकित्सा ना देना, ये भी गलत बात है। इसीलिए ये एक तरह का घाव है बच्चों, ये करप्शन है, इसको छुपा के काम नहीं चलेगा, इस पे हमें काम करना होगा सब लोगों को। क्योंकि मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर्स, कभी कभी क्या होता है, लोग अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत नीचे से होती है। हम ये देखें कि दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा वो हमें नहीं पता, हम नहीं करेंगे, हम ये प्रण ले ले तो 150 करोड़ की जनसंख्या कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकती। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो तनु खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। बच्चों इसी तरीके से पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें, भारत में ये बात से हम इंकार नहीं कर सकते कि भारत में गरीबी अभी भी है, भारत में रिसोर्सेज का अभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऑल्दो डीपीएसपी के आर्टिकल 38 39 में बोला गया था राज्य को कि आप कोशिश करना कि सामाजिक और आर्थिक यानी सोशली और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है वो मेंटेन हो, लोगों के बीच एक तरह से वो जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो कम हो। तो उसके लिए लेकिन अभी धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम मानना पड़ेगा कि अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनको वो अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पाती और जो अच्छी सुविधाओं को एक्सेस नहीं कर पाते ड्यू टू पॉवर्टी एंड ड्यू टू सोशल इनइक्वालिटीज। बच्चों लो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, काफी लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता। मैं आपसे पूछूंगा कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, हमें यही नहीं पता। मैं पूछूंगा क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कितनी नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमें अगर यही नहीं पता तो हम कर क्या रहे इस देश में लेकर, क्या कर रहे हैं हम इस देश में लेकर के। अब इधर देखो, क्रिमिनलाइजेशन, मन भी नहीं कर रहा बोलने का ये वर्ड, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बच्चों पॉलिटिक्स में ऑल्दो लोग एक अधिनियम होता है, मतलब एक 1951 में आ रखा है, उसके तहत रूल्स तो डिसाइड किए गए हैं, बट फिर भी आज भी हम इसे कहते हैं ना, तुम मुझे बता दोगे क्या कहते हैं इसे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट टाइप का कुछ है, ठीक है ना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की मैं बात कर रहा हूं। उसमें जबकि कुछ बोला गया कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, चुनाव ये लड़ेंगे वो लड़ेंगे, लेकिन इधर उधर करके अनुच्छेदों का, कई बार कुछ लोग तंज में ऐसा बोलते हैं कि भारत के अनुच्छेदों में इतने छेद हैं कि एक जगह से निकल के दूसरी जगह से इंसान निकल जाता है। अगर उसे एक जगह से फंसाया जा रहा है तो दूसरी जगह से निकल जाता है। इसमें धीरे धीरे हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन क्रिमिनल्स जो होते हैं वो एंट्री कर रहे हैं। अगर क्रिमिनल ही अगर जो रक्षक है वो भक्षक ही रक्षक बनने आ जाए तो सोचो कि क्या होगा। इसलिए वो क्रिमिनल ही अगर मान लिया वहां पे आ जाए, उस जगह पे आ जाए, उस पोजीशन पे आ जाए जो इतना पवित्र स्थान है जहां पर जो आपको इतने लोगों को सर्व करना था, तो कैसे काम चल पाएगा। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर कभी हमें ऐसे दिखता है हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं जब आवाज उठाऊं मेरे पीछे खड़े होंगे सबके सब उस समय,
पता चल रहा मुझे अकेला छोड़ दिया। अब इधर देखो, तो बच्चों अब एक अगला जो चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में छोड़ा है। आप मुझे बताओगे कि आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है जो भारत को अच्छाई की ओर नहीं ले जा रहा, भारत को नॉन डेमोक्रेटिक करता जा रहा है? आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। इमरजेंसी बच्चों, इमरजेंसी का मतलब होता है बेसिकली आपातकाल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352, 356 और 360 में बच्चों तीन तरह की इमरजेंसीज का जिक्र किया गया है। पहली इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, लेकिन ये कायदे से प्रेसिडेंशियल रूल होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, और तीसरा होता है बच्चों फाइनेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कहने का मतलब है वित्तीय आपातकाल। अब जो नेशनल इमरजेंसी है भारत में अभी तक 3 बार लगी है। नेशनल इमरजेंसी लग कब सकती है वो भी सुन लो। एक युद्ध की स्थिति में यानी वॉर की स्थिति में, एक बाहरी आक्रमण की स्थिति में यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में, और तीसरा लग सकती थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की स्थिति में यानी आंतरिक अशांति की स्थिति में, यानी घर के अंदर ही सिविल वॉर हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, घर के लोग आपस में लड़ने लग जाए यानी देश के लोग। तो ये तीसरा। तो पहला वाला था युद्ध यानी कि दो लोगों के बीच में ऑफिशियली युद्ध हो गया। दूसरा वाला है एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बिना बताए कोई घुसपैठिए घुस गए हमारे वहां सीमा में और लड़ने लग गए, तो हमें भी हाथ पैर छोड़ने पड़े, मतलब हमें भी लड़ाई करनी पड़ेगी। तो बच्चों उस तरीके से हमें क्या होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन जब होता है तो ऐसे चीजें होती है। एक तीसरा जो है वो आंतरिक अशांति, इसमें बाहर वाला कुछ नहीं कर रहा, अंदर ही कुछ डिस्टर्बेंस हो गया इंटरनल, तो भी आपातकाल लग सकता है। इसके कुछ चीजें होती है कि भाई इसमें फंडामेंटल राइट्स फ्रीज हो जाते हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल सेंटर ले लेता है और सेंटर अपने हिसाब से चीजों को सीधे वो एड्रेस कर रहा होता है, ये चीजें होती है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो अपना 1962 में और 71 में इंडो चाइना वॉर, इंडियन पाकिस्तान वॉर जब हुई थी, उस समय एक्सटर्नल एग्रेशन के तौर पर या वॉर के नाम पर नेशनल इमरजेंसी लगी थी, 2 बार लगी थी। लेकिन तीसरी बार जो 1975-77 में लगी, तत्कालीन प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस समय यह कहकर कि आंतरिक अशांति हो गई है, बवाल हो गए, अंदर गृह युद्ध छिड़ रहे हैं, उन्होंने क्या लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर। और उस समय यह होता था कि प्रधानमंत्री सिर्फ राष्ट्रपति को बोलते थे कि लगा दो, लग जाती थी। रूल इतने रिजिड नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, उस समय 21 महीनों तक भारत में इमरजेंसी लगी रही। फिर बाद में 44th अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 44वां संविधान संशोधन करके बहुत सारे करेक्शंस किए गए कि जो इमरजेंसी होगी, जो नेशनल इमरजेंसी, वो आसानी से नहीं लगाई जा सकती है। जब प्रधानमंत्री लगाना चाहेंगे तो उनको उसके पीछे सपोर्ट चाहिए, अपने कैबिनेट वगैरह का, अपने मंत्रिमंडल का, वो लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी वो लग सकती है। ऐसे कुछ पॉइंट्स है वो मैं भी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। और साथ में वो जो तीसरा वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस था बच्चों, उसे हटा दिया गया और उसे आर्म्ड रिबेलियन नाम दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। तो बोला गया आज की डेट में अगर आप देखोगे कि कब इमरजेंसी लग सकती है, तो 3 केसों में लग सकती है, युद्ध यानी वॉर की स्थिति में, बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में, और तीसरा जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, आंतरिक अशांति, उसे हटा दिया गया। क्योंकि आंतरिक अशांति कोई वेल डिफाइंड टर्म नहीं था भाई, आप कैसे भी कह सकते हो लग गई अशांति, आपको क्या पता कैसे अशांति। अब उसको डिफाइन कर दिया कि वो आंतरिक अशांति नहीं है, वो है आर्म्ड रिबेलियन यानी कि वो है सशस्त्र विद्रोह। जब देश में दंगे फसाद इस लेवल पे हो कि लोग हथियार लेकर निकलने लग जाए, तो उस समय आप इमरजेंसी लगा सकते हो और तोते उड़ा दो एक एक करके सबके जो ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल बच्चों जो होता है, स्टेट इमरजेंसी, ये कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होती है। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कभी गड़बड़ा जाता है। जो से कोई स्टेट, आप मुझे बताना आप कौन से स्टेट में रहते हो। जैसे मैं उत्तराखंड में जब मैं कहूं, उस समय मेरे टाइम पे प्रेसिडेंट रूल एक बार लगा था बीच में, आज से 6-7 साल पहले। उसमें क्या होता है कि सरकार अपना बहुमत वगैरह प्राप्त नहीं कर पाती, किसी के पास सीट नहीं होती है इतनी कि जो ऑनरेबल गवर्नर हैं वो बुलाएं और बोले कि आप अपनी सरकार का प्रूफ करो। तो कोई भी इस उसमें नहीं रहता स्थिति में कि वो बहुमत प्राप्त कर सके और अपनी सरकार बनाकर चीफ मिनिस्टर वगैरह बन सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर गवर्नर के थ्रू वहां प्रेसिडेंट के पास बात जाती है और प्रेसिडेंट उस स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता और स्थिति बहाल नहीं हो जाती। तो इसमें कोई ऐसे डरने घबराने की बात नहीं होती। प्रेसिडेंट रूल में मजा तो मतलब कुछ नहीं होता, मतलब अलग ही लेवल का मजा आता है। मेरे देश में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ मेरे राज्य में। तो बच्चों प्रेसिडेंट रूल अभी तक लगभग 135 बार लगा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट्स में लगता रहता है। ये लगभग कह रहा हूं, डेटा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है यार, ठीक है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम बात करें, वित्तीय आपातकाल, जब देश को लगता है कि यार पैसों का संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया, क्या करें, ऐसी स्थिति में बच्चों फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल लगता है। भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे हम सभी के सभी मिलकर के कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, और हम ये बिल्कुल मनोकामना भी हमारी है कि आज कभी लगे भी ना, ठीक है ना। हाँ, तुम लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमाओ बस। देखो चलो बच्चों, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया, इफ यू थिंक मास्टर, वो कहां गया इसका के,
If you think some values have added in your preparation, then do motivate us with one like, hype and comment. बच्चों अगर आपको लगा कि ये सेशन आपको कुछ भी वैल्यू ऐड करता है, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा, मैं बहुत सारी चीजें कुछ चीजों को जानबूझ करके छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बच्चे पता चल रहा एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ने आए, फिर मुझे सुना करके जाओगे मास्टर क्या क्या बोलना है, उतना ही बताओ जितना एग्जाम में आता है। लेकिन फिर भी मैं दिल क्या करे मानता नहीं बच्चों, ये थोड़ा बहुत कुछ बातें बोल ही देता है, जिससे मुझे लगता है कि तुम्हारा थोड़ा सा मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा, वो चीजों से प्रॉपर कनेक्टिविटी बन पाएगी। मेरे अंदर का मास्टर निकल के ये मास्टर टीचर मेरे भाई बाय चॉइस, देख रहा बाय चॉइस, ढंग से देख ले, बाय चॉइस निकल करके बाहर आ जाता है, बोलता है सब कुछ बताओ बच्चों को जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बने। अगर आपको लगता है इस तरह के सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों ने जरूर बताना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। जितने व्यूज इस वीडियो में हो रहे होंगे जब आप देख रहे होंगे उतने ही लाइक होने चाहिए बच्चों, और उतने ही कॉमेंट्स दिखने चाहिए। लगना चाहिए कि डेमोक्रेसी चल रही है देश में, एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करने का बच्चों मास्टर का ये तरीका तुम लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।